आ जाओ फटाफट आ जाओ। कस्टम्स के MCQs कर लेते हैं। इंट्रोडक्शन एंड लेवी ऑफ कस्टम्स फर्स्ट चैप्टर है, विशाल सर जी के नोट्स हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, डैश द चार्जिंग सेक्शन ऑफ कस्टम ड्यूटी। बताओ भैया जल्दी बताओ कौन सा है चार्जिंग सेक्शन ऑफ कस्टम ड्यूटी। देखो पहले तुम यहाँ पर आए हो ना, तो कम से कम सोचो कि 10 मिनट तो बैठना है तुमको, ठीक है। 10 मिनट बैठ के चलो भाई, ठीक है। 10 मिनट के लिए नहीं उठना, 10 मिनट के लिए क्वेश्चन सुन के जाने हैं, ठीक है। तसल्ली से 5 क्वेश्चन भी हो गए ना भाई, मज़ा आ जाएगा, ठीक है। चलो आ जाओ। डैश द चार्जिंग सेक्शन ऑफ कस्टम ड्यूटी। बताओ, बच्चा जानता है, इंडिया का बच्चा जानता है कि कस्टम ड्यूटी का चार्जिंग सेक्शन सेक्शन 12 है, ठीक है। तो इसका आएगा डी। देख लो भैया, फर्स्ट का है डी। चलो आगे आ जाओ जी। सेकंड, कस्टम ड्यूटी, थोड़ा ऊपर कर लो और ऊपर कर लो। कस्टम ड्यूटी शैल बी लेविड एट सच रेट्स एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड अंडर द कस्टम्स टैरिफ एक्ट 1975। समझे कुछ कि नहीं समझे मेरे बच्चे? कस्टम्स टैरिफ एक्ट 1975, पहले तो कीवर्ड्स को ही समझा करो मेरे बच्चे। कस्टम्स टैरिफ एक्ट कौन सा? 1975 है। आंखें बंद कर लो, सोचो। कस्टम्स टैरिफ एक्ट 1975 है। कस्टम्स एक्ट कौन सा है? 1962 है। सन भी याद कर लो, क्या होता है, कई बार MCQ इसके ऊपर ही आते हैं, ठीक है ना। तो एक नंबर की कौन है कि एक नंबर की बहुत वैल्यू। तो कस्टम्स टैरिफ एक्ट कौन सा है? 1975 है। और कस्टम्स एक्ट कौन सा? 1962 है, ठीक है। आगे लिखे, और एनी अदर ला इन फोर्स ऑन गुड्स ए पार्ट इम्पोर्टेड इनटू इंडिया बाय एनी पर्सन अदर देन द गवर्नमेंट। ओके, इंडिया में आया है, कोई भी आदमी लेकर आया गवर्नमेंट के अलावा। एक्सपोर्टेड फ्रॉम इंडिया बाय एनी पर्सन अदर देन द गवर्नमेंट। सी इम्पोर्टेड इनटू और एक्सपोर्टेड फ्रॉम इंडिया बाय द गवर्नमेंट। तो भैया गवर्नमेंट भी कर सकती है, पर्सन भी कर सकते हैं, तो इसलिए ABC तीनों आना चाहिए। ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर आना चाहिए। सेकंड का डी आना चाहिए। लेट्स चेक, सेकंड का है डी, ठीक है। आ जाओ जी, आगे आ जाओ। आई होप क्वेश्चन समझ में आया होगा। मज़ा आ रहा है? मज़ा आना चाहिए भाई, सीधी सी बात है। आग लगी होनी चाहिए, आग लगी होनी चाहिए इसमें, ठीक है। पढ़ने का स्वाद आना चाहिए साथ में, ठीक है। इंटरेस्टिंग बना के पढ़ाऊँगा मैं, इंटरेस्टिंग, ताकि मुझे ये कल पढ़ना है, मुझे कल वीडियो देखनी तो मुझे समझ में आए। अच्छा जी, हाँ चलो आगे आ जाओ। द बेसिक कंडीशन फॉर लेवी ऑफ द कस्टम ड्यूटी इज़, बेसिक कंडीशन क्या है? देयर मस्ट बी इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स। सेकंड, बी क्या कह रहा है? देयर मस्ट बी इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज। भैया ये चीज़ भी बच्चा जानता है कि कस्टम्स जो है ना सिर्फ गुड्स के लिए एप्लीकेबल है, सर्विसेज के लिए नहीं। GST जो है गुड्स और सर्विसेज दोनों के लिए, लेकिन कस्टम सिर्फ गुड्स के लिए एप्लीकेबल है। तो बी तो ऊपर कट हो गया, ए करेक्ट है। सी लिखा, देयर मस्ट बी इम्पोर्ट सर्विसेज गुड्स और सर्विसेज, और बोथ समझ लो, काटा मार दो भाई इसको भी। गुड्स और सर्विसेज बोथ लिख दिया, ठीक है। तो सर्विस तो है ही नहीं, तो सीधी सी बात है ए ही इसका सही आंसर होगा। होना चाहिए भी नहीं बोल रहा, होगा। थर्ड का ए चेक कर लो, थर्ड का ए, ठीक है। आगे आ जाओ भाई, आगे आ जाओ। अब तुम बोल रहे हो तेरे कॉन्फिडेंस से मुझे सब आता है। यस मुझे आता है भैया, मैं एक बार वैसे भी देख चुका हूँ। चलो आ जाओ। इम्पोर्टेशन ऑफ गुड्स, सारे नहीं देखें, कुछ लिमिटेड 10 की क्वेश्चन देखें। इम्पोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय गवर्नमेंट आल्सो ट्रीटेड एट पार विद अदर इम्पोर्टेड गुड्स। स्टेट वेदर द स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। क्या मतलब है इसका, भगवान जाने क्या मतलब है इसका। इम्पोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय गवर्नमेंट आल्सो ट्रीटेड एट पार विद द अदर इम्पोर्टेड गुड्स, ठीक है। एट पार रहता है, गवर्नमेंट वाला तो हमेशा एट पार, मतलब उनसे बढ़ के रहता है। तो इसका तो भैया सीधे सीधे ट्रू है ए। तो ये मुझे भी पता नहीं कैसे आया है, मतलब इतना आइडिया नहीं है, लेकिन हाँ गवर्नमेंट जो भी खरीद लिया है तो बाकी चीज़ों से एट पार हो जाता है, मतलब उनसे बढ़ कर रहता है। आगे आ जाओ। एज पर द कस्टम्स एक्ट 1962, बातें की ना कस्टम्स एक्ट 1962, गुड्स इंक्लूड, गुड्स की डेफिनेशन यहाँ पर बोल दी है। ए वेसल एयरक्राफ्ट व्हीकल, यस होता है। इमेजिन कर लो शिप के ऊपर रखा है, शिप तो वेसल हो गया, शिप क्या हो गया? वेसल हो गया। उसके ऊपर एयरक्राफ्ट भी पड़ा है, व्हीकल भी पड़ा है, खरीदने बेचने के पर्पज़ से बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। सामान ला रहा है फिर वापस यार, वैसा नहीं, खरीदने बेचने के पर्पज़ से वो गुड्स की डेफिनेशन में आता है, ठीक है। आगे स्टोर्स, स्टोर्स क्या होता है? बड़े बड़े कंटेनर माल, उसमें फ्यूल भरा पड़ा है, ठीक है, वो भी होते हैं स्टोर्स। और क्या हो सकता है? स्पेयर पार्ट वगैरह होते हैं, ये भी होते हैं, चाहे यूज़ होने हो नहीं होने हो, लेकिन स्पेयर पार्ट्स भी स्टोर्स के डेफिनेशन में आ जाते हैं। बैगेज, किसी का सामान, करेंसी मतलब पैसा, धन, एंड नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स हो गया। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट क्या होते हैं बेटा? नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के बारे में बता देते हैं, पढ़ लेते हैं। एक सेकेंड रुको ज़रा, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट मैं बता ही देता हूँ। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट आ जाओ भाई,
NEGOTIA नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट आ गया जी। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स आ गया। ए नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में प्रॉमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक पेबल ईदर टू ऑर्डर और टू बियरर। ठीक है, ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट हमारा 1881 कौन सा है, इंडियन कानून कहता है ऐसा 1881 1881। अब क्या बात है, क्या नंबर है, 1 भी पहले बाद में भी 1881। ठीक है, तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, प्रॉमिसरी नोट होते हैं, या तो बिल ऑफ एक्सचेंज होता है, या फिर चेक पेबल ईदर और ऑर्डर टू द बेयरर। क्या होता है प्रॉमिसरी नोट, मैं प्रॉमिस करता हूँ इसको इतने पैसे देने के लिए, ऐसा एक पेपर पे लिख के दे देता है, साइन कर देता है, वो बन गया हमारा प्रॉमिसरी नोट। ठीक है, जैसे कि बैंक में भी कई बार प्रॉमिसरी नोट चलते थे कि मैं इतना उधार ले रहा हूँ, मैं इतने पैसे वापस करूँगा, प्रॉमिसरी नोट देता हूँ। ठीक है, और क्या होता है बिल ऑफ एक्सचेंज। क्या होता है बिल ऑफ एक्सचेंज, इसके बारे में भी जान लेते हैं। बिल ऑफ एक्सचेंज डिटेल में, बिल ऑफ एक्सचेंज क्या करेंगे हम, इसको ऐसे करेंगे और सर्च विद गूगल करेंगे। बिल ऑफ एक्सचेंज होता है अ रिटन ऑर्डर टू ए पर्सन रिक्वायरिंग देम टू मेक अ स्पेसिफिक पेमेंट टू द सिग्नेटरी और टू ए नेम्ड पेई अ प्रोमिसरी नोट। इस बिल ऑफ एक्सचेंज को भी प्रोमिसरी नोट की तरह कह रहे हैं। अ रिटन ऑर्डर टू ए पर्सन रिक्वायरिंग देम टू मेक अ स्पेसिफिक पेमेंट, तो वही है कि मैं पेमेंट मतलब बिल ऑफ एक्सचेंज, मतलब मुझे पैसे चाहिए तो मैं बना रहा हूँ बिल ऑफ एक्सचेंज, भैया इस पर साइन कर दो कि तुम पेमेंट करोगे। प्रोमिसरी नोट मैं जो देने वाला है वो दे रहा है कि मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं दूंगा, मतलब मुझे ऐसे समझ में आ रहा है। ठीक है, डिफरेंस है ना, डिफरेंस जान लेते हैं। एक सेकंड रुको जरा। एक तो DIFFERENCE डिफरेंस बिटवीन, देख रहे, डिफरेंस बिटवीन प्रोमिसरी नोट एंड बिल ऑफ एक्सचेंज। आ गया क्या, यस। एंड चेक भी देख लो, जब साथ साथ में आ ही रहे हैं तो चेक भी देखेंगे। आ गया। अ प्रोमिसरी नोट इज़ वैलिड ओनली फॉर ए पीरियड ऑफ 3 years। अच्छा एक मिनट जरा, यहाँ पर शायद कुछ टेबुलर फॉर्म में दिया हो सकता है, कहाँ चला गया ये इंडियन कानून, कहाँ से आ गया भैया, ये भारत का कानून, ये मुझे बड़ा पसंद आता है, ये अंधा कानून है। चलो आ जाओ भैया, आ जाओ। Negotiable instruments. Negotiable instrument is a piece of paper that entitles a person to a certain sum of money। अरे ये कैसे खुल गया भाई, मैंने तो खोला भी नहीं इसको, ये कहाँ से पॉपअप खुल रहे हैं। आज ठीक है, दिख रहा है, हाँ। प्रॉमिसरी नोट इज बेसिकली एन इनफॉर्मल नो, अच्छी प्रॉमिसरी नोट पे कहाँ चलेगा। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इज अ पीस ऑफ पेपर। ठीक है, एक पीस ऑफ पेपर ही है भैया, कुछ भी नहीं है ये। दैट एंटाइटल्स अ पर्सन टू ए सर्टेन सम ऑफ मनी। ठीक है, एंटाइटल करता है लेना है या फिर देना है, और बाय डिलीवरी और बाय एंडोर्समेंट एंड डिलीवरी द पर्सन ट्रांसफर द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट आल्सो becomes entitled to the money and the right to further negotiable instrument documents that are exchangeable and have a monetary value which is two of their main characteristics। The negotiable instruments in all the respects are governed by the Negotiable Instrument Act 1881। तो ये सारे के सारे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक हमारा 1881 वो गवर्न करता है। ठीक है, तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के ऊपर क्या क्या होना चाहिए, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, डेट होनी चाहिए, सिग्नेचर ऑफ द पेयर होनी चाहिए। ठीक है,
सिग्नेचर ऑफ दी पेयर, मैं पे कर रहा हूँ पेयर, द प्रिंसिपल अमाउंट होना चाहिए और इंटरेस्ट रेट होना चाहिए। क्या क्या चीज़ें देख ली हमने बेटा, एक तो पहले हम इंपॉर्टेंट देख ली, डेट ही देख ली, डेट, सिग्नेचर, अमाउंट, प्रिंसिपल अमाउंट एंड इंटरेस्ट, 4 चीज़ें हैं। ठीक है, अब मैं इतना इंटरेस्ट पे दूंगा भाई, सीधी सी बात है, मैं दे रहा हूँ लेकिन इंटरेस्ट लूँगा, इतना इंटरेस्ट लूँगा। ये प्रिंसिपल अमाउंट है, मैंने साइन कर दिया भैया, देख लो मैंने पे किया है। ठीक है, प्रोमिसरी नोट क्या है, अभी हम बात कर रहे थे। प्रोमिसरी नोट इज बेसिकली इनफॉर्मल लोन है। क्या है? इनफॉर्मल लोन है प्रोमिसरी नोट। मैं लोन ले रहा हूँ, प्रोमिसरी नोट, मैं प्रॉमिस करता हूँ, प्रोमिसरी नोट, प्रॉमिस करता हूँ कि मैं तुम्हें पैसे वापस कर दूंगा। ठीक है, इट इज़ एन इंस्ट्रूमेंट गिविंग द राइटिंग विद द अनरिस्ट्रिक्टेड गारंटी to pay a certain amount of money to a certain individual or to the bearer of the instrument and signed by the maker of it. It thereby creates a debt on the maker of the promissory note. अब क्या समझे इससे कि मैं, डेट क्या होता है? उधार, है ना, उधार ही होता है ना डेट। इट क्रिएट्स अ डेट, मुझ पर उधार हो गया है, जो उसको बना रहा है, मैं उधार ले रहा हूँ, मैं उधार ले रहा हूँ तो मैं ही बनाऊँगा प्रॉमिसरी नोट। मैं प्रॉमिस करता हूँ ना, मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ कि मैं तुम्हें वापस कर दूँगा ही, मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं तुम्हें वापस कर दूँगा, मैं बनाता हूँ और ये तुम्हें दे देता हूँ कि ये देखो मैंने उसको प्रॉमिस किया है कि तुम्हें दूँगा। समझ गए? कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, देखो एग्जाम्पल भी दे रखा है, क्या दे रखा है? समटाइम्स वी टेक और गिव लोन टू आवर फ्रेंड्स, अपने दोस्तों को दे देते हैं भैया, पैसे दे देते, लोन पे देते हैं, रिलेटिव्स एंड नोन पीपल, बट इन द केस ऑफ फेल्ड पेमेंट देयर आर चांसेस ऑफ गेटिंग अ डिस्प्यूट इन द रिलेशन। सो इन सच ए सिचुएशन अ प्रोमिसरी नोट दैट इज अ प्रॉपर लीगल फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, लीगल है ये, कैन बी यूज्ड टू रिकवर द अमाउंट फ्रॉम द डिफॉल्टर। अजय वांट्स टू परचेज सम गुड्स फ्रॉम द अशोक, मैं अशोक से, अजय खरीदना चाहता है अशोक से, एंड हैज़ एन इमीडिएट रिक्वायरमेंट फॉर देम बट ही हैज़ नो मनी टू पे अशोक फॉर द गुड्स इंस्टेंटली। सो इन दैट सिचुएशन ही कैन इशू ए प्रॉमिसरी नोट टू अशोक। ठीक है, जो खरीदना चाहता है वही प्रॉमिसरी नोट कर रहा है, दैट मेक्स अ रिटन प्रॉमिस दैट ही विल पे द स्पेसिफिक मनी ऑन ए पर्टिकुलर डेट और ऑन द डिमांड टू अशोक। समझ गए? डिमांड आई तब भी उसको पे करना पड़ेगा, फिर एक डेट पर उसको देना पड़ेगा। पार्टीज ऑफ द प्रोमिसरी नोट, ड्रॉअर होता है, ड्राई होता है, पेई होता है। ड्रॉयर, ड्रॉई एंड पेई। ड्रॉयर जो पैसा ड्रॉ कर रहा है, ड्रॉई जो दे रहा है, पेई, कैसे कैसे गलत बोल दिया क्या मैंने? ड्रॉयर क्या होता है? इंडिविजुअल हु मेक्स अ रिटन प्रॉमिस। मैं ड्रॉयर, मैं पैसे ले रहा हूँ इसलिए मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ। ठीक है, ड्रॉई क्या होता है? द पर्सन टू हुम द प्रॉमिस हैज़ बीन मेड, जिसको प्रॉमिस किया है कि मैं दूंगा, मैंने तुझे प्रॉमिस किया है कि मैं तुझे पैसे दूंगा, तो फिर पेई कहाँ से आ गया? ए पेई इज़ अ थर्ड पार्टी टू हुम द पेमेंट इज़ मेड। द पेई एंड ड्रॉई आर द सेम पीपल टू हुम द अमाउंट इज़ पेड। पेई एंड ड्रॉई आर द सेम पीपल टू हुम द अमाउंट इज़ पेड। समझिए? तो ड्रॉई को मैं पैसे दूंगा, ड्रॉई और पे एक ही बात है, पेई को पैसे देते हैं, है ना, पेयर पैसे देता है, पेई को देता है। क्लियर है बात कि नहीं क्लियर है? पेयर पे करने वाला है, एयर क्या होता है? जब भी ईयर लगता है मतलब देने वाला, सीधी सी बात है। पेयर जो भी ईयर लगता है ना इस बंदे के साथ में, ठीक है, इसका मतलब वो करने वाला होता है। मैं पेयर, पे करने वाला बंदा है पेयर। अब पेई जिसको पे करना है, तो ड्रॉयर क्या होता है? मैं पैसे ड्रॉ कर रहा हूँ, मैं बैंक में के पैसे ड्रॉ किए तो मैं ड्रॉयर बन जाता हूँ। ठीक है, तो मैं उधार ले रहा हूँ, मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ, मैं पैसे ले रहा हूँ, तो मैं बन गया ड्रॉयर, ड्रॉर कर रहा हूँ, मैं ड्रॉयर बन गया। किससे लिया? ड्रॉई बन गया वो, तो ड्रॉई और पेई एक ही बंदा हो गया। ठीक है, तो ये हो गए हमारे ड्रॉयर, ड्रॉई और पेई। आई थिंक समझ गए हैं इसका मतलब। ठीक है, पे डिफाइंड ये तो हो गया यार। प्रॉमिसरी नोट का ये फॉर्मेट होता है। बिल ऑफ एक्सचेंज पर आ जाओ भाई।
Bill of exchange is one of the most common type of negotiable instrument and a type of written order notice used for the international trade. अच्छा देखो ध्यान से, इंटरनेशनल ट्रेड के लिए हम क्या कर रहे हैं, बिल ऑफ एक्सचेंज, किसके लिए, इंटरनेशनल ट्रेड दैट बाइंड्स। तो देखो भैया क्या लिखा है यहाँ पर, ये है किस बात के लिए, इंटरनेशनल ट्रेड के लिए, किसके लिए, इंटरनेशनल ट्रेड के लिए हमारा बिल ऑफ एक्सचेंज है, इंटरनेशनल ट्रेड के लिए। एंड दैट बाइंड्स द वन पार्टी टू पे अनदर पार्टी डिफाइंड अमाउंट ऑफ द डेफिनेट अमाउंट ऑफ द मनी ऑन द डिमांड और एट ए प्री डिसाइडेड डेट। सेम उसी तरह ही है ना, सिर्फ इंटरनेशनल ट्रेड की बातें आ गई हैं। देखो क्या लिखे है, ऑल द बिल ऑफ एक्सचेंज आर सिमिलर टू द प्रोमिसरी नोट, मैनी डिफरेंसेस एग्जिस्ट बिटवीन द, डिफरेंस है क्या, डिफरेंस अभी देख लें जरा। सेक्शन 5 में दे रखी है बिल ऑफ एक्सचेंज का डेफिनेशन, क्या करना है हमने, देखें जरा, इसमें भी, इसमें बहुत सारी पार्टी हैं, अरे इसमें इतनी सारी पार्टी, 7 पार्टी हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं, एक बार थोड़ा समझ में आएगा हमें। अजय सोल्ड गुड्स टू अशोक ऑन क्रेडिट फॉर ₹50,000 फॉर 6 months टू एंश्योर द रिटर्न ऑफ हिज पेमेंट ऑन ड्यू डेट। Ajay draws a bill of exchange upon Ashok for ₹50,000 payable after 6 months. Before it is accepted by Ashok, the documents will be called a draft. It will become a bill of exchange only after Ashok writes the word accepted and appends the draft with his signature to communicate his acceptance. समझ में आया भाई, कुछ कुछ समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है। एक्सेप्टेड कि मैं तुझे पैसे दूंगा, मैं तुझे दूंगा, ठीक है, समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही है। वो जो बस सबसे पहले मैं स्टार्टिंग में बात बोली थी कि प्रॉमिसरी नोट तो मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ, मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं तुझे पैसे दूंगा, ठीक है, ये जवाब कहाँ से आ गया, मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं तुझे पैसे दूंगा, वो प्रॉमिसरी नोट बन गया। बिल ऑफ एक्सचेंज क्या है, बिल ऑफ एक्सचेंज क्या है कि मैं तो ये सामान, हमारे ये इंटरनेशनल ट्रेड के लिए है, सामान दे रहा है कोई, उसके बदले में उसको पैसे की पेमेंट करनी है, ठीक है, मैं सामान दे रहा हूँ, मैं सामान दे रहा हूँ, ठीक है, मैं तो ये सामान दे देता हूँ, ठीक है, लेकिन मेरे पैसा तो चाहिए ना मुझे, मैं तो ये सामान दे रहा हूँ, इंटरनेशनल ट्रेड कर रहा हूँ, मुझे पैसा चाहिए, तो मुझे बिल ऑफ एक्सचेंज दे दे मेरे भाई, ठीक है, मैंने ही पैसे लेना है और मैं ही बिल ऑफ एक्सचेंज बना रहा हूँ, क्योंकि मुझे सामान बेचना है अपना, मैंने ही पैसा, मुझे ही पैसा चाहिए और मैं, लेकिन फिर भी मैं बिल ऑफ एक्सचेंज बनाऊंगा, क्योंकि मैं इंटरनेशनल ट्रेड कर रहा हूँ, मुझे सामान बेचना है, लेकिन मुझे पैसा चाहिए, मैं कुछ ना कुछ तो मुझे रखना पड़ेगा ना, तो बिल ऑफ एक्सचेंज बनाऊंगा, एक मैं लिखूंगा कि मैंने इतना सामान तुझे दिया और तू मुझे इतना पैसा मुझे देगा, इसके ऊपर एक्सेप्टेड लिखना है तुझे कि हाँ एक्सेप्ट करता हूँ मैं, जिसको पैसा वापस करना है वो लिखेगा एक्सेप्टेड। एक्चुअली क्या है, वो क्रेडिट पे पैसा दे रहा है, सीधी सी बात है, वो क्रेडिट पे सामान दे रहा है, लेकिन वो पैसा मिलेगा नहीं मिलेगा, वो तो फिर वो वाली बात हो जाती है कि ठीक है दे दिल के तो दिया, नहीं तो फिर गायब हो गया, फिर उसके पीछे कौन भागेगा। तो इसके लिए लीगल डॉक्यूमेंट है, किसमें हमारे कौन से एक्ट है ये हमारा, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 में बिल ऑफ एक्सचेंज, कि जब आप एक्सचेंज कर रहे हो, आप सामान इंटरनेशनल ट्रेड कर रहे हो, आपने सामान बेचा, दूसरे पार्टी को सामान बेचा आपने, तो आपको उससे पैसा चाहिए, तो आपको पैसा चाहिए ना, आपको चाहिए पैसा, तो आप बिल ऑफ एक्सचेंज बना के उसको दे दो और उस पर एक्सेप्टेड लिखवा लो, ठीक है, एक्सेप्टेंस ले लो उसकी कि इस डेट तक मैं तुम्हें पैसा दे दूँगा। इसमें बहुत सारी पार्टीज है, इसके अंदर भी मेनली तो वही आएगी, ड्रॉयर, ड्रॉई, पेई, एक्सेप्टर ही है इसके अंदर एक, ठीक है। और क्या पढ़ना, हमने तो डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है हमारा। ये देखो फॉर्मेट, देखो क्या लिखा है इसमें, अमाउंट, नेम एड्रेस ऑफ द ड्रॉयर, डैश, डेट ऑन विच बिल इज ड्रॉन, amount 1 month after the date paid to this odd order received,
एक्सेप्टेड सिग्नेचर बाय द साइंड बाय द ड्रॉयर, साइंड बाय द ड्रॉई दोनों के आगे, एंड नेम एड्रेस ऑफ द ड्रॉई आगे, एंड नेम एड्रेस ऑफ द ड्रॉयर दोनों के एड्रेस आते हैं। अच्छा, इसमें एड्रेस भी आते हैं। एड्रेस तो उसमें नहीं थे क्या? प्रॉमिसरी नोट में भी तो एड्रेस होना चाहिए। एड्रेस है ना, इसमें ड्रॉई का एड्रेस नहीं था, लेकिन इसमें ड्रॉई का भी होगा। ठीक है, चलो। तो बिल ऑफ एक्सचेंज और प्रॉमिसरी नोट तो हम समझ गए भाई। चेक क्या है? चेक इज ए नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट अंडर सेक्शन 6 ऑफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881। चेक इंडिविजुअल पार्टी orders the bank to transfer the money to the bank account of the other individual in whose name the check has been issued। चेक तो सब जानते हैं यार, इसमें बैंक के थ्रू जाता है, बैंक में पैसा रखा हुआ उसका, वो चेक इशू कर देता है, बैंक के पास जाता है, उसको लिखा होता है चेक के ऊपर, भैया इस बंदे को इतना पैसा दे दे भाई तू, मैं साइन करके देता हूँ इस बंदे को जिस पे नाम जिसका लिखा है पे राम मोहन या पे मैसियर, जो भी है कंपनी का नाम है तो कंपनी के नाम पर, जिसका भी चेक कटवाना है उसके नाम पर, इसको पे कर दो भैया इतना, ठीक है, इतना अमाउंट पे कर दो, ठीक है, मैं लिख के देता हूँ। पीछे उसको क्या करते हैं, वो साइन भी करते हैं और इसका मोबाइल नंबर वगैरह भी लिख देते हैं। ठीक है, आजकल तो मैंडेटरी ही है, थोड़ा वेरिफिकेशन के लिए ईजी होता है। बस यही है, चलो आ जाओ। ठीक है, तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट पढ़ेंगे इस जगह, प्रॉमिसरी नोट। हम वापस आ जाओ 5th क्वेश्चन के ऊपर। एज पर कस्टम्स एक्ट 1962 गुड्स में नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट भी आते हैं। ये पेपर पढ़े, पीस ऑफ पेपर, ये प्रॉमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज, चेक, ये सब पढ़े हैं। एक जगह पर करेंसी पढ़ी है, चेक पढ़ा है, करेंसी पढ़ी है, चेक पढ़ा है, बिल ऑफ एक्सचेंज पढ़ा, प्रॉमिसरी नोट पढ़ा, यानी इनको क्या कहते हैं, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। पीस ऑफ पेपर्स हैं ये, नथिंग एल्स बट पीस ऑफ पेपर्स के थ्रू हम पैसा लेन देन की बातें हो रही हैं हमारी, वो है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। ये भी गुड्स के डेफिनेशन में आते हैं। और थर्ड लाइन में क्या, एनी अदर काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी पड़ी है। कौन सी पड़ी है? एनी अदर काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, समझ लैपटॉप पड़ा है, ठीक है, ये भी कस्टम में आ जाता है। तो क्या है, क्या ये सभी के सभी आते हैं? यस, सभी आते हैं। इमेजिन कर लो, बस अपने दिमाग में बिठा के रख लो। ठीक है, बैगेज कहाँ चला है? बड़े बड़े बैग पड़े हैं, स्टोर पड़े हैं, करेंसी पड़ी, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट पड़े हैं। सेकंड लाइन में, पहली लाइन में वेसल, सबसे पीछे बहुत बड़ी चीज़ें पीछे से दिख रही हैं हमें। वेसल दिख रहा है, अरे शिप के ऊपर शिप रखी हुई छोटी, एयरक्राफ्ट पड़ा हुआ है, देखो हेलीकॉप्टर खड़े हैं, व्हीकल, अरे ट्रक पड़े हैं। आगे देख लो, अगली लाइन में देखो, स्टोर्स पड़े हैं, बड़े बड़े कंटेनर पड़े हैं, बैगेज पड़े हैं, इतने बड़े बड़े सामान पड़ा लोगों का, इतना सामान भर के टैचिंग भर के कहाँ से लाते हैं। करेंसी पड़ी है, बहुत सारे पैसे पड़े हैं, अरे वाह, अरे अलग अलग करेंसी है। एंड नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट पड़े हैं, अच्छा चेक भी पड़ा है, अच्छा बिल ऑफ एक्सचेंज भी, अच्छा प्रॉमिसरी नोट भी है। अरे थर्ड लाइन में देखो, अच्छा नीचे लैपटॉप वगैरह पड़े हैं। एनी अदर काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, जो मूवेबल हो सकती है, कपड़े पड़े हैं, कब मूवेबल है, तो सारे के सारे आते हैं। तो इसका आंसर आना चाहिए 5th का डी आना चाहिए। ठीक है, 5th का डी। ठीक है, आगे आ जाओ भैया, 6 पे आ जाओ। एज पर कस्टम्स एक्ट 1962 कन्वेंस इंक्लूड्स, कन्वेंस में क्या क्या आता है? कन्वेंस में बेटा वेसल भी आता है, एयरक्राफ्ट भी आता है, व्हीकल भी आता है, इंक्लूडिंग रेलवे व्हीकल, ध्यान दे देना, इंक्लूडिंग रेलवे व्हीकल, ऑल ऑफ द अबव। इसका आंसर डी देखना है भैया, देख लो भैया डी। ठीक है, चलो, व्हीकल इंक्लूडिंग रेलवे व्हीकल, रेलवे व्हीकल को इंक्लूड करके व्हीकल, वेसल, एयरक्राफ्ट, व्हीकल तो हम बोलते ही रहते हैं, लेकिन व्हीकल में इंक्लूडिंग रेलवे व्हीकल भी है, रेलवे व्हीकल भी है। ओ माय गॉड, चलो आगे आओ भाई। व्हेन अ फॉरेन शिप कमिंग इनटू इंडिया फॉर द अनलोडिंग ऑफ द कार्गो, सामान को सिर्फ अनलोड करना है, देन द ड्यूटी इज पेबल ऑन। बेटा जब सिर्फ कार्गो के अनलोड ही करना है तो कार्गो के सेल तो नहीं हो, सॉरी शिप की सेल नहीं हो रही है ना, तो सिर्फ सामान के लिए एप्लीकेबल है, शिप के लिए नहीं। ओनली उन कार्गो अनलोडेड इंडिया के लिए ही ड्यूटी एप्लीकेबल होगी, कार्गो इंक्लूडिंग शिप नहीं होगी, ऑन द वैली वेसल नहीं होगी, नन ऑफ द। ए इज़ द करेक्ट आंसर, 7th का ए आना चाहिए। देख लो भैया 7th का ए ही है, समझ के क्वेश्चन, कोई दिक्कत कोई परेशानी आई थिंक नहीं है। ठीक है, जब फॉरेन शिप आ रही तो ऑब्वियसली बात है शिप को थोड़ी वो चार्ज करेंगे मेरे भाई, शिप का थोड़ी सेल कर रहे हैं। अगर शिप ही सेल कर देते, मैं बहुत बड़ी कंपनी हूँ और मैंने शिप खरीदी, हाँ तब शिप के ऊपर कस्टम ड्यूटी लग जाती, लेकिन ये बेचारी शिप आ रही है, सामान दे रही है और चली जा रही है वापस, है ना, इसका तो काम ही लेने देने, मतलब सामान को छोड़ने का और वापस चले जाने का। आ गया
जेट एयरवेज ऑफ इंडिया, ये क्वेश्चन को ध्यान से देखना, जेट एयरवेज ऑफ इंडिया हैज परचेज एयरक्राफ्ट फ्रॉम द फॉरेन शिपिंग कंपनी for the transportation of goods or passenger within India. State whether such aircraft are liable to duty under Customs Act 1962. तो बेटा यहाँ पर जेट एयरवेज जब खरीद ही लिया तो जेट के ऊपर क्या सॉरी जो एयरक्राफ्ट है उसके ऊपर ड्यूटी पेबल हो जाएगी. नॉट लाइबल टू ड्यूटी, लाइबल टू ड्यूटी, ड्यूटी इज पेबल ओनली इफ़, ऐसा कुछ भी नहीं है कि एयरक्राफ्ट इंडिया में या इंडिया के बाहर लेके जाए, कुछ भी मतलब नहीं है. जब एयरक्राफ्ट आ गया तो ड्यूटी पेबल होगी क्योंकि गुड्स के डेफिनेशन में है बी. तो 8th का बी आना चाहिए. ठीक है, 9th पे आ जाओ. एज पर कस्टम्स 1962, कस्टम्स एक्ट 1962, मैं जल्दी बोल जा रहा हूँ यार, मुँह से शब्द बीच में गायब हो जा रहे हैं. एज पर कस्टम्स एक्ट 1962, स्टोर मीन्स गुड्स फॉर यूज इन ए वेसल, ठीक है, और एयरक्राफ्ट, ठीक है, एंड इट इंक्लूड्स फ्यूल, यस, एंड स्पेयर पार्ट्स, बिल्कुल सही है, एंड अदर आर्टिकल ऑफ इक्विपमेंट फॉर इमीडिएट फिटिंग. स्टेट वेदर द स्टेटमेंट इज करेक्ट और नॉट. इमीडिएट फिटिंग और इक्विपमेंट फॉर इमीडिएट फिटिंग, भैया क्या बात है, एक बार देखेंगे हम, देखेंगे. स्टोर का मतलब, स्टोर का डेफिनेशन देखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, देख लेंगे. स्टोर्स का मतलब 338 में आती है मुझे ऐसा लग रहा है. स्टोर्स डेफिनेशन एज पर कस्टम्स एक्ट, ठीक है. स्टोर कस्टम ड्यूटी स्टोर्स का डेफिनेशन पूछी थी मैंने. व्हाट इज स्टोर्स इन कस्टम एक्ट. तो भैया मैंने डेफिनेशन निकाल दी है कहीं से. सेक्शन 238 है, ठीक है, 238 है. सेक्शन 238 इन द कस्टम्स एक्ट 1962. स्टोर्स मीन्स गुड्स फॉर यूज इन ए व्हीकल और एयरक्राफ्ट एंड इंक्लूड्स फ्यूल एंड स्पेयर पार्ट्स एंड अदर आर्टिकल्स ऑफ इक्विपमेंट whether or not for immediate fitting, whether or not for immediate fitting, है या नहीं है इमीडिएट फिटिंग के लिए. समझ में आई बात. तो क्वेश्चन में क्या लिखा है ध्यान से देख लो भैया. क्वेश्चन कहाँ चला गया हमारा, अरे यार ये आ जाते हैं हम, यहीं पर होगा कस्टम्स. ये देखो यहाँ पर क्या लिख दिया है, इमीडिएट फिटिंग. तो यहाँ पर वेदर और नॉट, 238 में डेफिनेशन है इसकी. स्टोर्स मीन्स गुड्स यूज इन व्हीकल और क्राफ्ट एंड इट इंक्लूड्स फ्यूल एंड स्पेयर पार्ट्स एंड अदर आर्टिकल ऑफ इक्विपमेंट फॉर इमीडिएट फिटिंग नहीं है, फॉर और इमीडिएट फिटिंग है या नहीं है, दोनों के लिए है. स्टेट विद द स्टेटमेंट इज करेक्ट और नॉट, तो ये हो गई हमारी इनकरेक्ट. 9th का आ गया हमारा बी, अरे 9th का आ गया हमारा बी. समझ गए, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं. आगे जो 10वीं पर आ जो, आई होप समझ में आ गए, ठीक है, क्योंकि इमीडिएट फिटिंग वहाँ लिख दिया ना साफ साफ कि चाहे वो इमीडिएट फिटिंग के लिए है या नहीं है, ठीक है. सेक्शन 238 साफ साफ लिख दिया वेदर और नॉट फॉर इमीडिएट फिटिंग, ठीक है. तो वहाँ पर लिखा था फॉर इमीडिएट फिटिंग, तो वो गलत हो गया. आज भी आज आगे आज, कहाँ चले गए हम, हाँ यहाँ पर, ठीक है. तो 10वीं पर आ जाओ. एज पर सेक्शन 2 ब्रैकेट में 3, एज पर सेक्शन 2(3) ऑफ द कस्टम्स एक्ट 1962, बैगेज इंक्लूड्स अनअकम्पेनिड बैगेज. हो जाता है यार, ठीक है. चाहे तुम्हारे साथ में नहीं भी रखा तुमने तभी तो तुम अलग से लाते हो ना बैगेज को, बैगेज है. बट डज नॉट इंक्लूड मोटर व्हीकल, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ द अबव. बेटा इसमें मोटर व्हीकल आते नहीं आते हैं, मोटर व्हीकल तो अलग से इंक्लूड किए हुए हैं, तो बैगेज में क्यों आएंगे वो, मेरे हिसाब से तो ए ही आना चाहिए, ठीक है. 10वीं का ए आना चाहिए, चेक करते हैं. 10वीं का सी बोल रहा है, सी का मतलब क्या है, बोथ ए एंड बी, हाँ सॉरी, बट डज नॉट इंक्लूड मोटर व्हीकल, यस डज नॉट इंक्लूड, करेक्ट है, क्योंकि मोटर व्हीकल को अलग से गुड्स के डेफिनेशन, गुड्स में आ गए वो, मोटर व्हीकल गुड्स के डेफिनेशन में आते हैं ना वो, तो बैगेज में नहीं आते हैं वो.
वो बैगेज में नहीं आते, मोटर व्हीकल बैगेज में नहीं आते मेरे बच्चे, ठीक है। एक बार डेफिनेशन देखनी तो फिर दिखा देता हूँ मैं, सर ये समझ नहीं पाया, थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया। अनकम्पेनिड बैगेज तो करेक्ट है, ठीक है, लेकिन इसमें मोटर व्हीकल नहीं आते। मोटर व्हीकल को तुम बैगेज नहीं बना सकते, मोटर व्हीकल अलग से गुड्स की डेफिनेशन में जाता है। वेसल, एयरक्राफ्ट, व्हीकल, व्हीकल मतलब मोटर व्हीकल, ठीक है। लेकिन ये मोटर व्हीकल वहाँ चला गया तो यहाँ नहीं आएगा, बैगेज में नहीं आएगा, वो आपका बैगेज नहीं है, समझ गए। तो बोथ ए एंड बी इज करेक्ट, करेक्ट। चलो तो मैं कहते बैगेज का डेफिनेशन देखनी, दिखा देते हैं भैया, क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है। बैगेज का डेफिनेशन देख लेते हैं, BAGGAGE बैगेज डेफिनेशन एज पर कस्टम्स, ठीक है। ये देखो आगे क्या करना है। द टर्म बैगेज मीन्स लगेज ऑफ द पैसेंजर्स एंड इट रेफर्स टू ऑल द ड्यूटीएबल गुड्स इंपोर्टेड बाय द पैसेंजर और द मेंबर ऑफ ए क्रू, क्रू के मेंबर्स के लिए भी है। इन हिज बैगेज एज पर सेक्शन 2(3) ऑफ द कस्टम 1962 बैगेज इंक्लूड्स अनअकम्पेनिड बैगेज बट डज नॉट इंक्लूड मोटर व्हीकल, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं है। तो 10 क्वेश्चन ही हम करेंगे इसमें, ठीक है। आगे के क्वेश्चन हम करेंगे बाद में, ठीक है। अगली वीडियो जरूर देख लेना, ठीक है।